बस जस्ट न्यूज़ है सर, जनरल नॉलेज है, पब्लिक इंटरेस्ट में है सर। नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भामाशाह AGMBRSBY के जॉइंट CEO साहब डॉक्टर भंवर लाल जी के समक्ष बैठा हूँ एवं आपके और सभी के हित के कुछ सवाल छोटे से शॉर्ट इंटरव्यू के द्वारा मैं सर से करना चाहूँगा। साथ बने रहें। सादर। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है ABMGRSBY और PMJ के द्वारा कि जो भी हॉस्पिटल इनसे जुड़े वो NABH एंट्री लेवल कंप्लीट होना चाहिए। तो जो पेरीफेरीज के या सब पेरीफेरीज के छोटे बड़े मझोले हॉस्पिटल हैं उनको NABH की उपयोगिता क्या रहेगी? देखो NABH एक्रीडेशन आपको भी पता है क्वालिटी ऑफ केयर से रिलेटेड है। सर जो रेट्स भामाशाह समेत ABMGRSBY के हैं, मैं वही बता रहा हूँ सर कि जो रेट पैकेजेस ABMGRSBY के हैं उसमें आप सोचते हैं छोटे और मझोले अस्पताल NABH समेत वो सारे नॉर्म्स पूरे करते हुए चालू रह पाएंगे? तो आप मेरी बात को सुन लीजिए, फिर आप अगला जी बताएं सर। NABH एक्रीडेशन का मतलब है कि मतलब मिनिमम एक जो क्वालिफिकेशन है या स्टैंडर्ड्स हैं जिसके तहत ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो भी NABH का है। तो NABH एक्रीडिटेशन हमने कहीं भी कंपलसरी नहीं किया है हमारे गाइडलाइन में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ NHA का और हमारा भी यहाँ पे ये हमारी सोच है कि हम जो कैशलेस ट्रीटमेंट हमारे बेनिफिशरी राजस्थान के जो भी एलिजिबल परिवार हैं उनको जो हम ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं उसका जो केयर है वो एक स्पेसिफिक या एक नॉर्म है कि अच्छा केयर मिले। इसी के तहत NABH एक्रीडिटेशन की इसमें हमने एक क्राइटेरिया रखा है। उस क्राइटेरिया के तहत कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने NABH एक्रीडिटेशन नहीं है तो आपका हॉस्पिटल एम्पेनल नहीं हो सकता, पहली बात। तो दूसरी बात है कि अगर आप NABH एक्रीडिटेशन है तो उसमें आपको एडवांटेजेस है। इसके तहत हमने क्या किया है, जो पेमेंट का जो क्राइटेरिया है अभी जो भी आप पैकेज बुक करते हो उसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग रखी हुई है कि अगर आपका हॉस्पिटल 100% NABH एक्रीडेशन है, मतलब उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, आपको बता देता हूँ। एक एंट्री लेवल होती है, एक प्रोग्रेसिव होती है, जिसमें कि आप मान सकते हैं कि एक तो जस्ट एंट्री किया आपने जी, और एक होता है कि फुल एक्रीडेशन होता है। अगर आपका हॉस्पिटल फुल एक्रीडेशन है तो आपको पैकेज की 100% कॉस्ट मिलेगी। अगर आपका एंट्री लेवल का एक्रीडेशन है तो आपको 95% ऑफ द पैकेज कॉस्ट मिलेगी, और अगर आपका हॉस्पिटल NABH एक्रीडिटेशन नहीं है तो आपको 85% ऑफ दी कॉस्ट मिलेगी पैकेज की। हमने कहीं ये नहीं कहा कि आपका अगर NABH एक्रीडिटेशन नहीं है तो आप एम्पेनल नहीं हो सकते। आप एम्पेनल हो सकते हो, बट हमारी और NHA भारत सरकार की मंशा यही है कि NABH एक्रीडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल कराएं, ताकि एक जो बेसिक या जो मिनिमम स्टैंडर्ड हम चाह रहे हैं क्वालिटी ऑफ केयर का वो बढ़े। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उस दायरे में आएंगे, हम भी चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स पूरा उसका बेनिफिट ले, ताकि अगर आप फुल एक्रीडिटेशन के साथ आओगे तो आपको 100% पेमेंट का पूरा। बहुत बढ़िया सर, ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। मेरा एक चीज़ का सवाल और है सर, जैसे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जी, वो फाउंडेशन रहते हैं जनता को या सबको फ्री इलाज देने की या न्यूनतम पैसे का इलाज देने के लिए। तो NABH वाला ये सिस्टम सरकारी अस्पतालों पर और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस पे भी लागू होगा क्या, क्वालिटी कंट्रोल एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए? क्योंकि प्राइवेट की और सरकारी की अपन ने रेट पैकेज एक रखी हुई है। पहले अपन ने महंगाई के बारे में नहीं सोचा था, एक्सक्यूज मी सर, पहले अपन ने महंगाई के बारे में नहीं सोचा था, तो भामाशाह योजना के फर्स्ट एंड सेकंड पैकेज फेज के तहत सीजेरियन ऑपरेशन का पैकेज अपन ने 9,000 रुपये रखा। अब ABMGRSBY के तहत सिर्फ सरकारी के लिए आरक्षित कर देने पे अपन ने शायद महंगाई और करंट लागत वगैरह को सोचा है सरकार के हिसाब से तो 12,500 रुपये का कर दिया गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशंस जो लिए जाते हैं सर, वो किस हिसाब से और क्या तय करके लिए जाते हैं? क्या उनमें डॉक्टर्स की और बाज़ार भाव की और ये सारी चीज़ों की महंगाई जो जैसे जिस प्रकार से रोज़ बढ़ती है उसको ध्यान रखा जाता है? जी देखो, NABH एक्रीडिटेशन आप जो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो NABH एक्रीडिटेशन का जो पर्पज़ ही वही था कि क्वालिटी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम क्वालिटी
जो होती है उसको इंश्योर करना है। इसलिए इसमें हमने कोई भी डिफरेंशिएशन गवर्नमेंट और प्राइवेट में नहीं रखा है। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी NABH एक्रीडिटेशन है तो उसको 100% मिलेगा, अगर वो नहीं है तो वो यही रेट क्राइटेरिया उनके लिए भी लागू होगी जो मैंने आपको पहले 3 स्लैब बहुत बताया। बढ़िया सर। डिफरेंशियल प्राइसिंग होगी उसमें 100% अगर आप फुल NABH एक्रीडिटेशन है, 95% अगर आप एंट्री लेवल के हैं, और अगर आप NABH एक्रीडिटेशन नहीं है तो आपको 85% ऑफ द पैकेज जी केस सर। मिलेगी। गवर्नमेंट में ये जरूर रखा है जो टीचिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर उसमें NABH एक्रीडिटेशन नहीं भी है तब भी उनको हमने 95% कैटेगरी में रखा है, क्योंकि उनमें हमें पता है कि एक Entry बेसिक level। स्टैंडर्ड्स है, इसीलिए वो टीचिंग कर रहे हैं आज के लिए। जी जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा सर, प्राइवेट हॉस्पिटल जो पब्लिक सेक्टर के हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के भी हैं, जी वो 24/7 जो खुलते हैं हॉस्पिटल, अपनी इमरजेंसी से लेके सभी सुविधाएं देते हैं। NHA द्वारा एवं मेडिकल डायरेक्टरेट से लेके मंत्रालय द्वारा उन्हें पब्लिक सर्विस माना जाता है सर। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जो 24/7 जी पब्लिक सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो कंसल्टेशन से संबंधित हो, जिनका कोई ऑफ नहीं होता, कोई होल्ड नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, वो बंद नहीं होते किसी दिन। 365 डेज 24/7 जो हॉस्पिटल्स वर्क करते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कॉरपोरेट हो, क्या हम उन्हें पब्लिक सर्विस के तहत मानते हैं? देखो पब्लिक सर्विस के तहत हम उन चीज़ों को मान सकते हैं जो हमारे एम्पेनल हेल्थ केयर किसी भी स्कीम में, ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना या आयुष्मान जननी भारत सुरक्षा योजना। एक स्कीम है, इसी तरह कुछ और भी स्कीम्स होती हैं जिसके तहत हॉस्पिटल्स एम्पेनल होकर वो इलाज देते हैं। तो जहाँ तक इस स्कीम और इसके तहत जब तक इलाज की बात है तब तक हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक सर्विस है। तो इस जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कॉमन मैन जाकर अगर उसमें इलाज ले रहा है तो वहाँ पे वो क्या है कि क्राइटेरिया है या हॉस्पिटल ने अपनी एक रेट तय कर रखी है। सिंस वो हमने गवर्न नहीं कर रखी, इसलिए हम उसको पब्लिक सर्विस में कैटेगराइज नहीं कर। लेकिन अगर वो सरकारी योजनाओं से जुड़े हों, रेट में भी सरकारी और कैश वालों के लिए वो ज़्यादा फर्क नहीं हो, कभी उस हॉस्पिटल्स को लेके कभी शिकायतें नहीं आती हों, हॉस्पिटल रिकॉर्ड क्लीन रहता हो, वास्तविक रूप में और कागजी रूप में, दोनों में, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो 24/7 पब्लिक सर्विस दी जा रही है, उसे देखते हुए, उसे पब्लिक सर्विस में मानते हुए, उसे सरकारी योजनाओं के लाभ, तथाकथित लाभ जिसे कहा जाता है, जो अपने मंत्रालय से लेके हर जगह कि सरकारी योजनाओं से लाभ लेते हैं। एक चीज़ प्राइवेट अस्पताल एवं जनता की तरफ से मैं पूछना चाहूँगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राइवेट अस्पतालों को किस प्रकार दिया जाता है? वो तो काम करके अपना TDS कटा के पैसा ले रहे हैं, कोई लाभ तो नहीं ले रहे, वो तो न्यूनतम राशि पे काम कर रहे हैं, जिनमें कई बार उनका खर्चा भी नहीं निकलता। देखो मैं एक बार आपको बता दूं, मैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बात करूँगा। बिल्कुल सर, मैं उसी के बारे में बात हेल्थ में और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं या और भी जी, कई जी। स्कीम्स हैं जिसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स एम्पेनल होते हैं। जी हमारे यहाँ जहाँ तक बात है ये वॉलंटरी स्कीम है, इसमें हम कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को फोर्स नहीं करते हैं हमारे स्कीम के दायरे में आने। बिल्कुल सर। जब वो हमारे यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर उनका एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत उन चीज़ों से वो भी एग्री करते हैं और हम भी एग्री करते हैं कि आप इन पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, और रेट पैकेजेस वगैरह सब उनके पास में पहले से ही ऑब्वियसली उनको डिस्क्लोज किया जाता है। बिल्कुल सही रहता है सर। उसके तहत वो सेवाएं दे रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी सेवाएं दे रहे हैं उनको हम पब्लिक सर्विस के दायरे में नहीं लेके आ सकते फोर्सफुली। जो सरकारी योजनाओं में सरकारी दामों के तहत अगर कोई हॉस्पिटल वॉलंटरी उसमें वर्क करता है और वो 24/7 अपनी सेवाएं दे रहा है बिना रुके, तो क्या वो पब्लिक को सर्विस देने वाला पब्लिक सर्विस सेंटर नहीं हुआ सर? मैंने आपको क्योंकि ऐसे पब्लिक सर्विस सेंटर में होने की वजह से उसे सरकारी योजनाओं से लाभ तो मिलेगा नहीं, लेकिन सरकार से लाभ मिल सकता है कि जैसा गुजरात में और महाराष्ट्र में किया जा रहा है करंट सिनारियो में, कोविड से लेके अलग सिनारियो में, कि जो सरकारी योजनाओं में है और कोविड सेंटर प्लस कोविड के अंदर हेल्पिंग सेंटर के रूप में एम्पैनल्ड है, जैसे हमारा अस्पताल भी है, क्रिटिकॉनिक्स खंडाका हॉस्पिटल कालवाड़ रोड हमारे बगल में 200 बेड का है, वो नहीं है। उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल में बिल्कुल पब्लिक सर्विस की तरह 3 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट के रूप में इलेक्ट्रिक बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने में सरकार को क्या परेशानी आएगी? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट दे रहा है और जी। उन्होंने अपने कोविड के लिए डेडिकेटेड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो उसके तहत जो भी उन्होंने हॉस्पिटल मतलब लिस्ट आउट कर रखे हैं, जी। थोड़ी देर में बुलाता हूँ। तो भामाशाह के तहत भी
अगर कोई मरीज कोविड के लिए भर्ती होना चाहे तो वो उन्हीं सेंटर्स में जाने के लिए मजबूर है, या भामाशाह में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में विशेषज्ञों के तहत अपना इलाज करा सकता है? भामाशाह में या जो आयुष्मान भारत, जैसा अभी इसका नाम चेंज हो गया, जी, आयुष्मान जी, जी। भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जी 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 कोविड के तहत उन्हीं हॉस्पिटल्स में इलाज करवा सकते हैं जो पहली बात हमारे यहाँ एम्पेनल्ड हो। जी बिल्कुल। दूसरी बात, वो जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की एक लिस्ट जो उन्होंने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं, क्योंकि एरिया वाइज कुछ हॉस्पिटल्स के नाम दिए हैं। अगर वो उन लिस्ट में है और हमारे यहाँ एम्पेनल्ड है, दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो वो कोविड कहलाता है। उसमें एक परेशानी आती है कि सीएमएचओ जोन 1 हो चाहे सीएमएचओ जोन 2 हो, वहाँ जब किसी कोविड पेशेंट का हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं पॉजिटिव का, चाहे वो आईपीडी हो चाहे ओपीडी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ RUHS, MGH, निम्स और मणिपाल, ये 4 ऑप्शन देते हैं। भामाशाह, ABMGR, SBY की जो फेज़ 2 लिस्ट के अंदर जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, वहाँ रह के उसे अपना इलाज आइसोलेशन या क्वारंटीन के हिसाब से करने का इजाज़त और वर्बली हाँ भी नहीं भरते हैं। उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि अप्रैल एंड में जब ये पहली बार हमारे यहाँ से कोविड-19 पैकेज इस स्कीम के तहत लॉन्च किया था, जी जिसमें कि जनरल वार्ड और ICU वार्ड और वेंटिलेटर वाला जो 3 पैकेजेस इसमें बनाए गए थे, जी जिसमें से एक पैकेज बाद में विड्रॉ कर लिया था, तो उनमें एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर विद वेंटिलेटर सपोर्ट जो 5 दिन का कंपल्सरी पैकेज था, उसको हटा दिया। अब 2 पैकेजेस हैं, जनरल वार्ड और ICU। वो जब हमने अप्रैल एंड में जब निर्धारित किया था, तो उस समय हमारे यहाँ से ये शर्त रखी गई थी कि इसमें जब भी कोई सरकारी फैसिलिटी में स्पेस नहीं होगा और CMHO अगर उसमें एक रेफरल लेटर बना के देगा, तभी वो एम्पेनल प्राइवेट हेल्थ केयर जो भी फैसिलिटी है, जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा भी लिस्टेड है, उसमें इलाज करा पाएगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि RUHS या जो भी डेडिकेटेड कोविड केयर फैसिलिटी गवर्नमेंट की है, उनमें स्पेस होने के कारण CMHOs प्राइवेट में इस तरह के केसेस रेफर नहीं कर रहे थे। अब जहाँ तक हमारे स्कीम के ऑब्जेक्टिव की बात है, तो हमारे स्कीम में हम लोग ऐसा कहीं भी पेशेंट को बाध्य नहीं करते कि आप गवर्नमेंट में जाओगे या प्राइवेट में जाओगे। तो इस लेकिनों को दूर करने के लिए हमने पिछले वीक ही एक फैसला लिया है। अभी हालांकि वो फाइल अंडर कंसिडरेशन है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल इसमें डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बट शीघ्र ही यहाँ से आदेश जारी हो जाएंगे, जिसमें वी विल गिव दिस चॉइस टू बेनिफिशियरी कि वो प्राइवेट में इलाज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, बशर्ते वो एम्पेनल्ड हो हमारे यहाँ पे, और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल्स उसमें जो पुरानी वो मई तक में लिस्टें निकाली गई थी, उनमें उनका नाम, उन लिस्ट में नाम हो और हमारे यहाँ एम्पेनल्ड हो। झोटवाड़ा कालवाड़ रोड वाले में हमारे हॉस्पिटल के साथ में 3 और हॉस्पिटलों का नाम है बालाजी वगैरह का। अब उसमें जो CMHO द्वारा जो रेफरल की बाध्यता थी, उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। जी सर, एक उसके अंदर और मैं जानना चाहूँगा सर कि कोविड और भामाशाह, इन दोनों के अंदर कुछ हॉस्पिटल टिपिकली अपने आप को हटवा सकते हैं क्या भामाशाह में एम्पैनल होने के बावजूद, और आज तक भामाशाह का काम या ABMGR SBY के तहत काम कर देने के बावजूद अपने आप को डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में प्रस्तुत नहीं करने के लिए बाध्य हैं, या उनको छूट दी गई है? क्योंकि हर इलाके में सबसे ज़्यादा भामाशाह के काम करने वाले जिन हॉस्पिटलों का नाम है वो कोविड की लिस्टों से बाहर है। तो जो कोविड के लिए डेडिकेटेड केयर सेंटर्स या जो हॉस्पिटल्स लिस्ट किए हैं, उसकी एक अलग विंग बनी हुई है, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बनी हुई है। उस लिस्ट में हमारा रोल नहीं था। जी समझ रहा यहाँ हूँ। पे जो लिस्टिंग है उसके बारे में मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट उस लिस्ट में अगर हमारा कोई एम्पेनल्ड है हॉस्पिटल है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो उसमें अब इलाज मतलब बेनिफिशियरी जाके ले पाएगा। 6 साल भामाशाह चलते हुए एक परेशानी सबसे ज़्यादा आई है सर, कि कोई पेशेंट किसी भी पैकेज के अंदर एडमिट हुआ, चाहे वो मेडिसिन का पैकेज हो चाहे सर्जिकल का पैकेज हो, कुछ समय बाद जब उसे रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो उस रिव्यू के साथ में भी उसके कुछ टिपिकल टेस्ट ज़रूरी होते हैं। वो भामाशाह के अंदर रिव्यू का तो हमारे पास में कोई भी साधन नहीं दिया गया कि किसी पेशेंट का रिव्यू कर लिया जाए, चाहे वो 1 घंटे का हो 2 घंटे का हो, बिना फीस देखने को तैयार है, लेकिन कुछ टिपिकल टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, चाहे वो CBC हो 100 रुपये का, लेकिन पेशेंट वो कराने को तैयार नहीं होता। तो क्या उस CBC के लिए सिंगल डे पैकेज के हिसाब से फिर उसे भर्ती करके इस तरह के चोरियां करने पे हॉस्पिटलों को मजबूर किया जाए? क्योंकि इलाज करने वाला डॉक्टर और इलाज की सुविधा देने वाला अस्पताल अगर मरीज को पूर्णतया
इलाज नहीं दे पा रहा है और मजबूरी के अंदर उसे इस तरह के फॉल्स कोड लगाने पड़ते हैं, तो ये चोरियों को बढ़ावा देना हुआ या इलाज को प्रस्तुत करना हुआ? इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। आप जो चीज़ बता रहे हैं वो हमारे भी ध्यान में है, और इसके लिए इस बार जो हमारी नया फेज ऑफ द स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस कवर भी मतलब जो है वो भी ज़्यादा होगा। इसमें ये चीज़ हमने फैक्टर इन की है कि अगर कोई पेशेंट भर्ती होता है डेडिकेटेड एम्पेनल हेल्थ केयर सेंटर में, तो उसको भर्ती होने से पहले के 5 दिन में अगर उसी अस्पताल में उसने इलाज कराया है, उसमें टेस्ट कराया है, तो उस टेस्ट के तहत डायग्नोस हो गया वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, किस चीज़ के लिए भर्ती होता है, तो वो जो टेस्ट के जो कॉस्ट हैं वो भी हम पैकेज में फैक्टर इन कर रहे हैं। जी, वो जी। कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, वो बहुत नए वाले पैकेज में हमने इंक्लूड कर लिया है। पिछली बार भामाशाह योजना में एक परेशानी आई थी, जैसे डेंगू के सीजन में जो अब शुरू होने वाला है, कि डेंगू में प्लेटलेट की और एसडीपी की, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती थी। जी, वो हर अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं होता है, तो हॉस्पिटल ब्लड बैंक का फॉर्म भर के पेशेंट को देता है। वो डोनर विदाउट डोनर जो फीस है वो भरने के पश्चात अपने पेशेंट के लिए रैंडम डोनर प्लेटलेट्स या सिंगल डोनर प्लेटलेट लेके आया करते थे। कई बार ये परेशानी आई कि वो वहाँ की रसीद ला के हॉस्पिटल में दे देते थे, एसडीपी की या आरडीपी की, और कहते थे साहब हमारे से वहाँ पैसे ले लिए, आप पैसे वापस दो। जी। तो हॉस्पिटल ने वो पैसे लिए नहीं, हॉस्पिटल ने पैकेज के तहत उसका इलाज कर रहे हैं। समझ पर गया। ये जो चीज़ है आप जो बता रहे हैं इंटरमीडिएट चीज़ हो गई कि उसमें बीच में कोई ऐसी सेवा है जो उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जैसे एमआरआई हो गई, सीटी स्कैन हो गई। समझ गया, और वो कहीं और से उसको लेना पड़ रहा है। जी, इस चीज़ को हम लोग अभी, आपका अच्छा सुझाव है, इसको भी एक बार फैक्टर इन करके हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। क्योंकि ये अच्छा भामाशाह के सुझाव है। तहत हमने ब्लड कंपोनेंट्स के रेट्स ब्लड बैंक को शामिल करते हुए कभी भी तय नहीं किए। वो गरीब आदमी के लिए भी 900 1000 रुपये 1200 रुपये के हैं, 400 रुपये के हैं, और अमीर आदमी के लिए भी उतने के नहीं, हैं। इसमें नए आप जब पैकेजेस में जाओगे तो आप उसमें देखोगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने अलग से पैकेज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आप पैकेज का चार्ज दे रहे हैं सिर्फ ट्रांसफ्यूजन के लिए, जिसमें बेड वगैरह उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है। ब्लड खरीदने का चार्ज नहीं दे रहे हैं आप, ब्लड का जो फीस है उसका चार्ज नहीं दे रहे हैं आप। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये जो आपका सुझाव है कि बीच में अगर सपोज उसको दूसरे ब्लड बैंक से सपोज ब्लड लेके आना पड़ता है, तो जी, इन दैट केस ऑब्वियसली है कि वो वहाँ जाके कुछ पेमेंट करके आएगा, बिल्कुल उसकी तो रसीद वहाँ की लाता है। रसीद आपको लाके देगा। बिल्कुल लेकिन सिंस आप अपने जो ट्रीटमेंट का जो आपने पैकेज बुक किया उसमें उसको कहीं भी फैक्टर इन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उस पेशेंट को तो आप रीएम्बर्स नहीं कर पा रहे हो नहीं 2000 कर रुपये, पा लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हॉस्पिटल मुझे हॉस्पिटल 2000 रुपये दे क्योंकि मेरा ये खर्चा लगा। तो इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं फैक्टर इन करके निजी रूप से कोशिश कर मैंने रहे हैं इसको कैसे सुझाव। निजी रूप से मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल देता हूं सर। 64 लाख की लाल रंग की मर्सिडीज में बैठ के आदमी ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए भामाशाह कार्ड प्रस्तुत किया। 10 लाख की विटारा ब्रीजा में बैठ के एक परिवार अपने कोलेसिस्टेक्टोमी यानी कि पित्त की थैली का ऑपरेशन अपने बेटे की बहू का कराने के लिए भामाशाह कार्ड प्रस्तुत किया। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। इस प्रकार के जो कार्ड बटे हैं, जिसे आम भाषा में बंदर बांट कहा जाता है, ऐसे कार्ड हमारी नज़र में से 50% से ज़्यादा निकले सर। देखो, जब भी कोई सरकार की स्कीम चलती है तो आपको पता होगा कि उसका जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वेलफेयर होता है। अब वेलफेयर का मतलब है कि हम मेजॉरिटी लोगों का वेलफेयर, अब उस वेलफेयर के तहत अगर कोई 2% 4% इस तरह के लोग अगर घुस जाते हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को उजागर करें और उनका नाम वहाँ से उस लिस्ट से हटे कि वो कहाँ जुड़ा है और किसके तहत जुड़ा है। बहुत अच्छी क्योंकि बात है वो सर। चीज़ मैं भी यहाँ बैठे बैठे इंश्योर नहीं सही कह रहे हैं सर। नहीं, मैंने जो लाल सफारी वाला या जिसका आप एग्जाम्पल दे रहे हो, नहीं मैंने उसका नाम जोड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं जब वो स्कीम में उसका नाम जुड़ा है तो वो किस वजह से किस सिस्टम के थ्रू अंदर घुसा है, उसको हम सबको मिलकर दूर करने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है इसमें। अब ये बात मानते हुए कि वो एक इनएलिजिबल व्यक्ति था, सपोज एक्स या वाई, जो आपने एग्जाम्पल दी, उन दोनों को इनएलिजिबल मानते हुए हम 98% का ट्रीटमेंट उस पर्पज़ पे नहीं रोक सकते। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो 2% जो इनएलिजिबल लोग हैं इनको छांटें और इनको सिस्टम से बाहर करें ताकि 98% जनता सफल हो। जी और सर। स्कीम भी उससे बदनाम नहीं है। आने वाला समय डेंगू और मलेरिया को लेके और साथ में ये कोरोना काल को लेके काफ़ी भारी हो रहा है सर। जिस प्रकार से बारिशें, पहली बारिशों में जयपुर में बाढ़ के हालात बने, तो आसपास भरा हुआ पानी अब 10 दिन के अंदर अंदर हमें डेंगू और मलेरिया के केस हाथ में दे देगा सर। उसको देखते हुए अस्पतालों की तरफ से और आम जनता की तरफ से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर कि
भामाशाह कार्ड के अंदर पैसा डल नहीं रहा है, जन आधार कार्ड को लेके अभी तक एमओयू हुए नहीं है। तो ये इस प्रकार के जो मरीज जो वास्तविक गरीब हैं, बेचारे हैं, जो अपना इलाज डेंगू का जनरल वार्ड का भी भर्ती कर रहे के नहीं करवा पाए, चाहे 1 दिन का चाहे 4 दिन का, उनका क्या बनेगा सर? डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, उनका क्या बनेगा सर? देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब ये स्कीम का सेकेंड फेज खत्म हुआ था दिसंबर 2019 में, 12/12/2019 में, जी सर। इंश्योरर के माध्यम से फेज़ 2 ऑफ द स्कीम वॉज कम्प्लीटेड। उसके बाद में यहाँ एजेंसी के अंदर ये सोच रही थी कि हम जल्दी से जल्दी वापस नया टेंडर करके हम लोग स्कीम का नया फेज़ लॉन्च करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रक्रिया थी वो समयबद्ध पूरी नहीं हो पाई। और उसके बाद में कोरोना काल में, जैसा कि आपको पता है, हम सभी लॉकडाउन में भी व्यस्त हो गए थे, सबके लिए भारी रहा। भारी पड़ा। तो वो जो पैकेज हर बार जो हम एनुअली एक रिचार्ज करते थे कि 3 लाख का जैसे पहले होता था, तो वो हर साल के लिए 3 लाख होता था। तो वो जो पैकेज होता था उसको हम रिफिल नहीं कर पाए। हमारी ये मंशा थी कि जैसे ही स्कीम इंश्योरर के माध्यम से हम शुरू कर देंगे, वैसे ही वो वॉलेट को हम जीरो करके नेक्स्ट, जैसे अभी हम 5 लाख का करने वाले हैं इंश्योरेंस कवर, तो वो हो जाएगा। बट सिंस वो नहीं हो पाया, दिसंबर से लेकर एक्सटेंड होता जा रहा था, उस वजह से ये जो एक तो रिचार्ज वाली दिक्कत आ रही थी, और दूसरा इसमें मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को इसके बारे में पता है नहीं पता है, अभी जो टीपीए माध्यम चल रहा है उसमें एक फंड एनहांसमेंट का ऑप्शन है, जिसके तहत अगर किसी आदमी का वॉलेट खत्म हो जाता है, सपोज 3 लाख का उसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, फैमिली कवर, तो फंड एनहेंसमेंट किया जा सकता इसमें है। रिक्वेस्ट हॉस्पिटल उसकी टीआईडी जनरेट करके हमें रिक्वेस्ट भेज सकता है कि इन पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स का जो है 3 लाख का पैकेज सेचुरेट हो चुका है, इसका भी जो नेक्स्ट इलाज है उसको 15,000 का और आवश्यकता है। तो वो फंड एनहांसमेंट की जब हमारे पास रिक्वेस्ट बहुत बढ़िया सर। कोशिश करते हैं कि आम जो लोगों इसके को ये चीज़ें नहीं पता ये थी। पता नहीं है, इसलिए मैं जानकारी देना चाहूँगा। जी जी सर। दूसरी बात, हमारी ये भी मंशा थी कि अगर स्कीम में डिले होता है सपोज आगे, तो हम सोच रहे थे कि वॉलेट को ही नए सिरे से या तो रिफिल करें या उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा दें, समय सीमा को प्रोपोर्शनली ध्यान में रखते हुए। बट फॉर्चुनेटली अभी जो नया फेज ऑफ द स्कीम है उसके लिए हमने इंश्योरर फाइनल कर दिया है, और हमारी मंशा ये है कि हम जल्दी से जल्दी शीघ्र ही नया फेज लॉन्च करने जा रहे हैं। उस केस में वॉलेट फिर से जी। जीरो से शुरू हो जाएगा। 2015 में डायलिसिस के लिए जो रकम निर्धारित की गई थी विद एरिथ्रोपोएटिन और आयरन इंजेक्शन के साथ में हीमोडायलिसिस की, दैट वाज 2000। जी, अब 2020 चल रहा है सर। 5 साल पश्चात सभी तरह की चीज़ों के दाम और लागत बढ़ने के पश्चात ये नई स्कीम के अंदर लगभग 1500 रुपये उसके दाम तय किए गए हैं। क्या ये समसामयिक रूप से बहुत समझदार डिसीजन रहा है सर? जी देखो, जब भी किसी पैकेज की कॉस्ट निर्धारण होती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर इन किए जाते हैं। आपने हीमोडायलिसिस का एग्जांपल दिया है कि इसमें रेट कम हो गई है, मतलब उस समय जो 500 रुपये। उस समय जो रेट देते थे उससे भी कम हो गई है। जी। मैं ज़्यादा इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब इसके लिए जो आरएफपी बनी थी उस समय मैं यहाँ नहीं था। जो भी फैक्टर्स स्टडी करके हमारी जो भी टीम रही होगी उन्होंने इन सब फैक्टर्स को इसमें फैक्टर कतई किया स्टडी होगा। नहीं किया सर। दूसरा क्या है कि एनएचए के भी हमने पैकेजेस अडॉप्ट किए हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये जो रेट का जो निर्धारण किया था। और दूसरी एक और चीज़ आप कह रहे हैं कि 2000 में ये रेट है, और कई बार ऐसा भी होता है कि विद टाइम जरूरी नहीं कि हर चीज़ की रेट एस्केलेट हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कई टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिसके समय के साथ में उपयोग बढ़ जाता है, और चीप टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आ जाती है तो उसमें रेट कॉस्ट भी डाउन हो जाती है। हालांकि मैं पर्टिकुलरली डायलिसिस के रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ कि उसमें क्या फैक्टर इन रहे या क्या क्या फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट किए होंगे कि रेट कॉस्ट कम है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो रेट निर्धारण हुई है वो सही हुई है, गलत हुई है। एट प्रेजेंट पीटीसीए यानी कि एंजियोप्लास्टी के लिए जो स्टेंट यूज़ होते हैं उनमें 600 रुपये से लेके 1200 रुपये प्लस जीएसटी बढ़ा दिया गया है जी, पूरे भारत भर में सभी कंपनियों द्वारा। तो लागत और रेट्स को देखते हुए जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो तो सरकारी तौर पे कभी पूरे होते नहीं हैं सर। देखो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ पैकेजेस में आप अगर स्टडी करोगे, जब 2015 में स्कीम लॉन्च की थी, आज 2020 है, इस बीच भारत सरकार ने भी आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च कर दी है। जब आप इन तीनों के अगर फैक्टर, ये जो पैकेजेस हैं उनकी रेट को अगर आप एनालिस करेंगे तो आप पाओगे कि कुछ पैकेजेस में तो कॉन्स्टेंटली रेट ऊपर भी गई होगी। ऐसा नहीं है कि वही रेट सभी पैकेजेस में चल रही है, कुछ में हो सकता है कि रेट डाउन भी हो गई होगी। जो पैकेज जनरल पब्लिक के बीच में जो जनरल पब्लिक के बीच में अमूमन होने वाली बीमारियां हैं उनके पैकेज रेट बिल्कुल समसामयिक नहीं है, क्योंकि उनमें यूज़ होने वाले सुचर्स, उनमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स
बिजली बिल वगैरह सभी बढ़ चुके हैं। सरकार की तरफ से 60 पैसा प्रति, राजस्थान सरकार की तरफ से 60 पैसा प्रति यूनिट सेस भी लगाया गया है पिछले समय में। तो बिजली बिल भी बढ़ा है। वैसे ही पेट्रोल और डीजल का चार्ज भी बढ़ा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। एक डॉक्टर साइकिल पे या पैदल तो आएगा नहीं अपने काम पे, तो उसका लिवलीहुड किस प्रकार से चलेगा? इन रेट्स को देखते हुए क्या ये रेट्स डॉलर और दूसरी चीज़ों के साथ में इक्विवेलेंट करते हुए देखे जाते हैं? देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें कुछ पैकेजेस के रेट्स बढ़े भी हैं, कुछ पैकेजेस के रेट्स हो सकता है टाइम के साथ प्रोपोर्शनली कम भी हो गए होंगे। जहाँ तक बात है, आपने डॉक्टर्स की लाइवलीहुड की बात की, तो ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी बताया कि मैं इसी स्कीम के ऑब्जेक्टिव को लेके एक डॉक्टर और एक आम जनता की तरह बात करना चाहूँगा सर, कि सम्मानजनक पैसा यदि कार्य का किसी डॉक्टर को या अस्पताल को मिलता है, तो मल्टी कोड वाली धोखाधड़ियाँ और दलालों के द्वारा 25-25 पेशेंट दूर दूर से ला के अपने यहाँ पे शो करके उनकी फाइलें बनाने का सिस्टम बहुत आराम से बंद किया जा सकता है। जब हम सरकारी सेवा में सम्मानजनक पैसे की बात करते हैं कि अपने यहाँ 4th क्लास भी 30,000 रुपया मिनिमम तनख्वाह लेगा, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल के 4th क्लास को 5,000 या 8,000 पे ही कार्य करने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं इस प्रकार की रेट पे? देखो, ये जो आप जो रेट बता रहे हो 5,000, ये कोई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आने के बाद की बात नहीं है सर। अधिकांश लोगों के पास में कार्ड जा चुके हैं। नहीं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों को इसके लिए फोर्स कर रहा है। आपको हमने पहले ही बताया है कि स्कीम जब लॉन्च होती है तब आपको पैकेजेस लिस्ट आपको सामने है। आपको पता है कि पर्टिकुलर फैमिली का इंश्योरेंस का कवर कितना होगा, कितने साल के लिए चलेगी। जब आप इनिशियली जब आप एम्पैनल होते हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्पेशलिटी चूज़ कर सकते हो कि आपको लग रहा है, अगर इस स्कीम में आपको ये लग रहा है कि सपोज करो कि मैं यूरोलॉजी या मैं नेफ्रोलॉजी का मेरे पास स्पेशलिटी है और मुझे ये बेनिफिट कर रही है और मैं पेशेंट का भी भला कर पाऊंगा, सभी लोगों को उसमें जुड़ने की, सभी स्पेशलिटी को जुड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। जी जी। आप अपने हिसाब से जो आपको स्पेशलिटी, लेकिन आपने एक बार स्पेशलिटी सेलेक्ट कर ली तो बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते। जब आप एक तरफ तो बता रहे हो मेरे पास, मैं समझ रहा हूँ, देन यू कैन नॉट डिनाई दैट, डिनाई ट्रीटमेंट टू पेशेंट। इनिशियली यू आर फ्री टू चूज। थैंक यू सर, आपका बहुत समय ले लिया सर मैंने, और मैं चाहूँगा सर कि जल्द से जल्द ये